नमस्कार। आइए समद मॉड्यूल गणित को समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के प्रभाव की वजह से बच्चे 1 साल से स्कूलों से बाहर रहे हैं। उनका अलग अलग माध्यमों से एक स्तर का शिक्षण कार्य तो हुआ है, पर स्कूल में शिक्षण कार्य होना चाहिए वो प्रभावी शिक्षण नहीं मिल पाया है। सबसे ज़्यादा असर बच्चों की बुनियादी दक्षताओं पर पड़ा है और हम जानते हैं कि जो बुनियादी दक्षताएँ बच्चों के आने वाले पाठ्यक्रम में आने वाली कक्षाओं के लिए आधार का काम करती हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चा संख्या ज्ञान, गिनती की समझ, अंदाज लगाना जैसे कौशलों को अच्छे से नहीं समझता है तो वह जोड़ की अवधारणा को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार भाषा में भी बच्चा वर्ण आदि को नहीं पहचान पाएगा तो उसे वाक्यों को पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बुनियादी दक्षताओं की निपुणता के बाद ही बच्चा आगे तेजी से अगले दक्षताओं को पाता है। पिछले साल बच्चों की बुनियादी दक्षताओं में जो गैप आया है कोविड-19 वजह से, उसको भरपाई करने के लिए जब हम इस बार स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के साथ कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम को पढ़ाने से पहले हमें ज़रूरत होगी उन बुनियादी दक्षताओं पर बात की जाए और उस गैप को कम किया जाए, जिससे बच्चे अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को आसानी से सीख सकें। इसी के लिए समद कार्यक्रम की आवश्यकता हुई है। आइए देखते हैं गणित में समद कार्यक्रम की संकल्पना किस प्रकार की गई है। तो गणित में कुल 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1-2 को स्तर 1, कक्षा 3-4 के लिए स्तर 2 और कक्षा 5 को स्तर 3। अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने इस तरह की क्लबिंग क्यों की है। हम देखते हैं कक्षा 1 के बच्चे तो पहली बार ही स्कूल में आ रहे होंगे और कक्षा 2 के बच्चे जो क्लास 2 में प्रोन्नत तो हो गए हैं पर उन्हें स्कूल में आना उनका हुआ ही नहीं है, तो इसलिए उन दोनों का स्तर लगभग एक जैसे होंगे। इसलिए कक्षा 1-2 को एक साथ रखा गया है। हम देखते हैं पाठ्यक्रम के क्रमागत दक्षताओं के अनुसार 3-4 में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए 3-4 की दक्षताओं को में से बुनियादी दक्षताओं को चुनते हुए इनको एक साथ रखा गया है। और कक्षा 5 में कुछ दक्षताओं का विस्तार भी होता है पाठ्यक्रम में, इसलिए इसको अलग रखा गया है। अब जब हम स्तर 1, स्तर 2, 3 कह रहे हैं तो हमारे मन में ये भी जिज्ञासा जाग रही होगी कि स्तर 1 में हम क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं और स्तर 2 में और स्तर 3 में। जैसा कि हम शुरू से ही मैं ये बात को कह रहा हूँ कि हम बुनियादी गणित को हमने चयन किया है, ऐसा गणित जो आने वाले गणित का आधार बनने वाला है, जिसके बिना सीखे हमें आने वाली दक्षताओं सीखने में कठिनाइयाँ आएंगी, हम सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि गणित में एक क्रमबद्धता, एक सोपान क्रमिकता होती है। जब हम पहली अवधारणा को अच्छे से नहीं सीख पाते तो अगली अवधारणा सीखने में बाधा बन जाती है। एक और उदाहरण, जैसे अभी पहले मैंने जोड़ का उदाहरण लिया था, यदि हम बच्चों के साथ भाग पर काम करना चाहते हैं तो बच्चे को घटाव का आना, स्थानीय मान का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर बच्चे स्थानीय मान और घटाव में दक्ष नहीं है तो उस भाग सीखने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गणित की जो प्रकृति को देखते हुए कि जो दक्षताएं आने वाले गणित के लिए आधार का जिन्हें बच्चों को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, उन्हें बुनियादी दक्षताएं कहा गया। और हमारा पूरा फोकस समद कार्यक्रम में बुनियादी दक्षताओं पे ही है। कक्षा 1 में आप देख रहे होंगे, इसको हम नंबर सेंस या संख्या ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल संख्या पर ही मुख्य फोकस पर काम किया जाना तय किया गया है। जिस संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक ही को निर्धारित किया गया है और समूहीकरण की अवधारणा। इसी के बढ़ते हुए को आप देखेंगे दूसरे स्तर पर, उसको हम जो हमारे 4 बेसिक संक्रियाएँ होती हैं, 4 बुनियादी संक्रियाएँ जो हमारी 4 बुनियादी संक्रियाएँ होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो जोड़ घटाव को मैक्सिमम हम स्तर 2 में कवर करने का प्रयास किया गया है और गुणा भाग के लिए हमने स्तर 3 में ले गए हैं। इस तरह से मोटे तौर पे आप तीनों स्तरों को विजुलाइज कर सकते हैं। स्तर 1 में गिनती, स्तर 2 में बुनियादी संक्रियाएँ जोड़ व घटाव और स्तर 3 में गुणा व भाग। और डिटेल के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संख्या ज्ञान को 100 तक जो हमने शुरू किया था उसको बढ़ाते हुए संख्या पैटर्न 100 तक, जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ, एक अंक संख्याओं के साथ गुणा को भी स्तर 2 में शामिल किया गया है। स्तर 3 में संख्या ज्ञान 999 तक, जोड़ व घटाव 3 अंकों के साथ, 2 अंक की संख्या की गुणा व भाग। आइए अब समझते हैं कि जो हमारे रसमत कार्यक्रम होने जा रहा है 2 महीने का, तो उसके हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे, किस तरह हमें 2 महीने में कार्य करना है। तो उसके लिए नेविगेशन टूल हमारी मदद कर रहा होगा। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चे इतने दिनों के बाद स्कूल आएंगे तो उनके साथ ज़रूरी हो जाता है, उनके साथ एक अलग तरह से उन्हें सहज किया जाए। इतने दिनों बाद हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे
जो स्कूल से काफ़ी दिनों से बाहर रहे हैं, तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि उनके साथ स्कूल अभिमुख गतिविधियाँ हों, कुछ बाल गीत, कविताओं के माध्यम से, जिससे बच्चे सहज अपने आप को स्कूल से जुड़ा पाएँ। अब जब बच्चे स्कूल में आ चुके हैं बच्चे, तो सबसे पहले शिक्षक का काम होता है बच्चों को समझे कि कौन बच्चा किस स्तर पे है, जिससे वो उसके स्तर को पहचान कर वहाँ से उसको सिखाने का या उसको सीखने की यात्रा को शुरू कर सके। तो ये इसे जांचने के लिए हमें उनका एक आकलन करना होगा। इसी आकलन को कहा गया है बेसलाइन आकलन। अब बेसलाइन आकलन कैसे करेंगे, उसके लिए कार्यक्रम को टूल दिए गए हैं, जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। अब आकलन करने के बाद बच्चों के स्तर, जब हम बेसलाइन आकलन के बाद जब बच्चों के स्तर आएंगे, उसके आधार पर हम कुछ समूह बनाएंगे। तो बेसलाइन आकलन हर क्लास का करना है। अगर ये सवाल आ रहा होगा तो हम देखेंगे कक्षा 1, स्तर 1 में जो बिल्कुल कक्षा 1 के बच्चे आ रहे हैं वो पहली बार आ रहे हैं, कक्षा 2 के बच्चे जो पिछले साल स्कूल ही नहीं गए तो वो भी पहले के बराबर ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ रखा गया है। तो इसलिए कक्षा 1 और 2 यानी स्तर 1 जिसे हम कह रहे हैं, उसमें बेसलाइन की आवश्यकता ही नहीं है। कक्षा स्तर 2 में, कक्षा 3 में 4 को रखा गया है, तो हाँ, यहाँ बेसलाइन होगा। और जब हम इनका बेसलाइन कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि स्तर 1 की दक्षताओं पर आएँ, कुछ बच्चे स्तर 2 पे होंगे, तो 2 समूह की संभावना है। कक्षा 5 यानी स्तर 3 में 3 स्तर की संभावना है। जैसा आपके मन में भी ये बात आ गई होगी कि वो स्तर 1 के, स्तर 2 के, स्तर 3 के हो सकते हैं। बेसलाइन कर हो जाएगा, आकलन समूह बन जाएंगे। अब उनके साथ किस तरह से 2 महीने तक हम इस समझ कार्यक्रम में पढ़ाई सीखने सिखाने का कार्यक्रम कर रहे होंगे। इसके लिए इसकी द्विमासिक योजना इस समझ कार्यक्रम में दी गई है, जिस पे हम आगे विस्तार चर्चा करेंगे। तो उसमें द्विमासिक योजना और साप्ताहिक योजना में विभाजित किया गया है। और सतत आकलन इन कार्य योजनाओं का, इन शिक्षण योजनाओं का एक मुख्य भाग है। जब हम बीच बीच में सतत आकलन कर रहे होंगे, अगर हमें बच्चों के स्तर में परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उनके हम समूह में बदलाव भी कर पा रहे होंगे। ये शिक्षक के स्वविवेक पर होगा। और सबसे आखिरी में जब हमारे 2 महीने पूरे हो रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कि हमने किन बच्चों के साथ जहाँ से अपनी सीखने की आदत शुरू की थी वो कहाँ तक पहुँचे हैं। उसको हम एंड लाइन असेसमेंट बोल रहे हैं। ये वही टूल होगा जो हम बेसलाइन के लिए यूज कर रहे होंगे। जो अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ बेसलाइन होनी है, कहाँ नहीं, उसी को इस तालिका में भी दिखाया गया है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी को हाईलाइट करते हुए सब समझ को और सरल बनाने के लिए स्तर 1 को दिखाया गया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। स्तर 2 को दिखाया गया है, कहाँ बेसलाइन होनी है, कहाँ नहीं, और इसमें स्तर 3 को हाईलाइट कर दिया गया है। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर है एक आकलन टूल है। आकलन टूल में स्तर 1 की दक्षताओं के अनुसार सवालों को रखा गया है। जैसे पहला सवाल में गिनती पर आधारित है, दूसरा सवाल संख्या पैटर्न को डील करता है, और तीसरा सवाल समूह की अवधारणा के लिए है, और चौथा सवाल स्थानीय मान के ऊपर आधारित है। ऐसे ही आप स्तर 2 के लिए जो टूल देख रहे होंगे, पहला सवाल स्थानीय मान की अवधारणा के लिए, दूसरा जोड़ के लिए है। आप इस बात पर ध्यान दें कि जोड़ के लिए विदाउट रिग्रुपिंग, बिना हासिल वाले सवालों को यहाँ पर रखा गया है। और घटाव के लिए भी जहाँ पर बिना समूह पुनर्समूह की आवश्यकता पड़ती है, यानी हासिल लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही सवालों को यहाँ पर रखा गया है। गुणा के लिए बहुत ही सरल 1 अंक की गुणा को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्तर 2 के आकलन का यह टूल होने वाला है। स्तर 3 में जो दक्षताएं ली गई हैं स्थानीय मान की समझ जोड़ने के लिए आप देख रहे होंगे सवाल को एक क्रम में है। पहले सवाल में पुनर्गोपन हासिल वाले हैं, उससे आगे बढ़ते हुए 0 आ रहा है, और फिर 3 अंकों का। इस पर घटाव में भी जो आप सवाल देख रहे होंगे तीनों एक बढ़ते हुए क्रम दक्षता के रखा गया है। गुणा में भी पहले 1 अंक की, फिर 0 के साथ आया है 60, इसमें शून्य के साथ हम बच्चों को दक्षता जांच सकते हैं, फिर 2 अंकों की रखी गई है। इसी प्रकार भाग में भी क्रमिकता आप सवालों के स्तर में पाएंगे। इन टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक तो टूल जहाँ बेसलाइन करना है, जैसे स्तर 2 में और स्तर 3 में, तो वहाँ हम इसका यूज कर रहे होंगे। टीचर कैसे करेगा, बोर्ड पर लिख कर, क्योंकि ये तो प्रिंट आपको दिए गए हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं दिया गया है, तो सवालों को लिख देंगे और बच्चे इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तिका पर हल कर रहे होंगे। और स्तर के अनुसार जो बच्चे अगर अपने स्तर के सभी सवालों को कर लेते हैं तो वो अगले स्तर में जाएंगे, अगर वो नहीं कर लेते हैं तो उन्हीं स्तर में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए तो टूल 1 का बच्चा अगर सवाल सारे कर पा रहा है तो वो स्तर 2 में रखा जाएगा, अगर नहीं कर पा रहा तो वो स्तर 1 में ही रहेगा। और सब बच्चों के जो अंक होंगे उसको भरने के लिए आकलन प्रपत्र भी इस सम्मत पुस्तिका में दिए गए हैं। बात हम जान ही चुके हैं कि समूह 1 में कोई बेसलाइन नहीं करना है, क्योंकि समूह 1 के सभी बच्चे एक ही स्तर पर रहेंगे, एक ही समूह में कार्य कर रहे होंगे। कक्षा 3 व 4 में
स्तर 2 में 2 समूह होने की संभावना है। जो बच्चे इस तरह के टूल के सही प्रश्नों को नहीं कर पा रहे होंगे वो समूह 1 में, और जो बच्चे इस तरह के तो सही प्रश्नों को कर पा रहे हैं पर स्तर 2 के सभी प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं वो समूह 2 में आएंगे। कक्षा 5 में 3 समूह बनने की संभावना होगी। जो बच्चे इस तरह के टूल के सही प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं उन्हें समूह 1 में रखा जाएगा। जो बच्चे इस तरह के टूल के सही प्रश्नों को कर पा रहे हैं तथा स्तर 2 के टूल के सही प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं वो समूह 2 में, और जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सही प्रश्नों को कर पा रहे हैं, स्तर 2 के टूल के सही प्रश्नों को कर पा रहे हैं पर स्तर 3 के टूल के सही प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं वो समूह 3 में रखा जाएगा और उनके साथ स्तर 3 की पुस्तिका के साथ के हिसाब से काम किया जाएगा। अब कार्य किस प्रकार किया जाएगा उसके लिए द्विमासिक योजना का एक उदाहरण आपके सामने है। प्रथम महीने में किन टॉपिकों जो हमने कुल दक्षताएं ली गई उनको भी दोनों महीने में अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। आप शिक्षण दिवस वाली हेडिंग जो कॉलम है उसमें देख रहे होंगे कि हर एक के लिए निर्धारित कुछ सजेस्टिव टाइम भी दिया गया है कि इसको 6 दिन दिए गए हैं। 51 से 99 तक की संख्या पहचान मात्रक समझ के लिए 100 की अवधारणा के लिए 3 दिन दिए गए हैं। यानी जो हमारे पास 48 कार्य दिवस हैं उनका विभाजन भी यहाँ पर सुविधा के लिए दिया गया है। द्विमासिक योजना के बाद आप साप्ताहिक योजना, आइए अब साप्ताहिक योजना को समझते हैं। साप्ताहिक योजना में आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे गणित के 2 पीरियड हमें मिलने वाले हैं, 2 कालांश, गणित के में 2 कालांश मिलने वाले हैं, पहला कालांश और दूसरा कालांश। तो कालांश 1 में हमारा फोकस अवधारणा निर्माण पे होगा, कालांश 2 में हमारा फोकस अभ्यास या अनुप्रयोग पे होगा जिसका अवधारणा निर्माण हमने प्रथम कालांश में किया है। ये जो 2 जहाँ पे आप दिखाई दे रहा है ये किस दक्षता के लिए साप्ताहिक योजना बनाई गई है उसका हेडिंग यहाँ, उसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जहाँ पे 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कालांश 1 में भी है, कालांश 2 में भी है। तो हर दक्षता व उपदक्षता के लिए वर्क कार्ड, पोस्टर व एनसीईआरटी टिकट की मैपिंग कर दी गई है। जैसे यहाँ की दक्षता है संख्या ज्ञान 1 से 100 तक और उपदक्षता है 51 से 99 तक की संख्या की पहचान। तो इसके लिए किस वर्क कार्ड की हमें, हमारे पास बहुत सारे वर्क कार्ड हमें दिए गए हैं तो कौन सा वर्क कार्ड को हम यहाँ यूज करेंगे तो इसकी मैपिंग कर दी गई है। अवधारणा बोर्ड का यूज हम इस उपदक्षता के लिए कर सकते हैं। चार्ट का संख्या डॉट्स कार्ड का यूज कर पाएंगे हम। और जो पोस्टर्स भी हमारे पास कई तरह के मिले हैं तो कौन सा पोस्टर यहाँ पे यूज करना है तो उसका कोड दे दिया गया है। CM09 नंबर का जो पोस्टर होगा उसको हम इस उपदक्षता के लिए प्रयोग कर पाएंगे। एनसीईआरटी किट में जो हमारे पास विभिन्न TLM हमें दिए गए उसमें कौन से TLM इस दक्षता के लिए उपदक्षता के लिए प्रयोग लाए जा सकते हैं। खेल मुद्रा, डोमिनो संख्या कार्ड की अवधारणा को हम 51 से 99 तक की संख्याओं को सिखाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। नंबर 4 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पाठ्य पुस्तक है, कार्य पुस्तक वर्कबुक है, कार्य पुस्तिका है या आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका जो वो हमारे पास है उसमें हम किस पेज नंबर को रेफर करें, किस दक्षता के साथ उपदक्षता उसकी मैपिंग भी कर दी गई है। जैसे अगर हम 51 से 99 तक की संख्या की पढ़ानी है तो क्लास 1 C1 मतलब क्लास 1 का 71 पेज नंबर पाठ्य पुस्तक पे हमें उससे संबंधित अभ्यासक्रम मिलेगा। कार्य पुस्तिका के क्लास कक्षा 1 के 78 पेज पे मिलेगा और आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका के दूसरे दिन में आप देख रहे होंगे 69 नंबर के पेज पर क्लास 1 की C मतलब क्लास 1 और C2 मतलब क्लास 2। जैसे आप 5वें दिन देख रहे होंगे क्लास 2 का 11 पाठ्य पुस्तक क्लास कक्षा 2 की 11वें नंबर की पेज निकालेंगे पाठ्य पुस्तक पे प्रश्न संख्या तो वहाँ पे हमें दक्षता से संबंधित जानकारी मिलेगी। अभ्यास पुस्तिका के लिए कक्षा 2 की 11 और अगर हम आधार क्लास क्रियान्वयन संदेशिका में देखेंगे तो वहाँ पे हमें 69 और 70 पेज की कक्षा 1 की में मिलेगी। इसी तरह कालांश 2 में हम किस तरह से पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका और आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका का प्रयोग कर सकते हैं तो पेज नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं और कौन से वर्क कार्ड, कौन सा पोस्टर और कौन एनसीईआरटी किट में किसका यूज होना है उसकी भी यहाँ पे मैपिंग की गई है। आशा है कि शिक्षकों के लिए उपयोगी होगी और शिक्षकों को अपने पाठ्य कार्यक्रम क्रियान्वयन करने में मदद कर रही होगी। अच्छा, दैनिक शिक्षण योजना पर की बात करते हैं। दैनिक शिक्षण योजना को 2 कालांशों में बांटा गया है। दैनिक शिक्षण योजना को समझते हैं। दैनिक शिक्षण योजना जैसे हमें पता है कि एक दिन में 2 कालांश गणित के लिए होंगे। तो पहले कालांश में हम अवधारणा निर्माण पर ज़्यादा केंद्रित होकर कार्य कर रहे होंगे जिसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ सजेस्टिव अप्रोच दी गई है कि पहले 15 मिनट में कोई एक निर्देशित गतिविधि पाठ्य पुस्तक आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका के आधार पे हम बच्चों के साथ करें। अगले 15 मिनट में कुछ हम गतिविधि वर्क कार्ड या मैथमेटिक किट या पोस्टर के बच्चों के साथ पोस्टर के उपयोग करते हुए बच्चों के साथ करें। 5 मिनट हम बच्चों के गृह कार्य समझा दें कि कैसे बच्चों को करके लेके आना है और 5 मिनट में हम उनके जो हमने
कार्य करते हुए गतिविधि के दौरान उस आकलन को दर्ज कर पाएँ, उन आकलन करते हुए दर्ज कर पाएँ। अगले जो 40 मिनट हैं, दूसरा जो कालांश है उसको हम अभ्यास सत्र का नाम दे रहे हैं। यानी पहले हमने अवधारणा निर्माण कार्य किया है पहले कालांश में, तो उसके आधार पर कुछ बच्चों को अभ्यास या अनुप्रयोग के करने मौके देंगे। तो इसके लिए गतिविधि, वर्क कार्ड, मैथ किट और पोस्टर इसमें बच्चे पहले कालांश में शिक्षक बच्चों को साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होकर कार्य कर रहा होगा। इसमें उम्मीद की जा रही होगी बच्चे उसको समझ चुके हैं, तो बच्चे ज़्यादा केंद्र और शिक्षक अवलोकनकर्ता के भूमिका में फैसिलिटेटर उनकी हेल्प कर रहा होगा, मॉडरेट कर रहा होगा सेशन को। अगले 15 मिनट में कक्षा कार्य और कार्यपत्रक, वर्कशीट वगैरह का कार्यपत्रक, कार्यपुस्तिका का हम यूज कर रहे होंगे, बच्चे उसे स्वयं से कर रहे हों। 5 मिनट गृह कार्य इस पर आधारित और 5 मिनट बच्चों के ने जो काम किया है आकलन को देखना और आकलन को दर्ज करने के लिए दिए गए हैं। अब हम सतत आकलन की जब बात करते हैं, आप देख रहे होंगे, तो सतत आकलन को यानी जो हम एक बार बेसलाइन कर लिए तो अब उसके बाद फिर एंड लाइन ही कर रहे हैं। ऐसे तो मोटे 2 आकलन दिखाई दे रहे हैं, पर हमने आकलन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना है। तो बच्चे जिस भी उपदक्षता पे हम काम कर रहे होंगे तो हर पाठ योजना के आखिरी में आकलन को रखा गया है, उसके दौरान उनका आकलन करते रहना है। अगर बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ नहीं थी तो उसको चिन्हित करते हुए वहाँ पे दोबारा से पहले स्तर पे जाकर काम करना है, जिससे और उसकी कैसे इन्हें हमें एक अंकन करेंगे, किस तरह इसको सूचीबद्ध करेंगे, उसके लिए सतत आकलन प्रपत्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि सतत आकलन करने के लिए हम स्तर 1 में मौखिक और कार्यपत्रक का यूज करें, स्तर 2 में मौखिक कार्यपत्रक श्यामपट्ट पर कार्य करवा के आकलन कर सकते हैं, स्तर 3 में मौखिक कार्यपत्रक या कक्षा कार्य को देखकर या अवलोकन कर हम अपना सतत आकलन कर सकते हैं। ये सतत आकलन एक सामान्य कक्षा कार्य की तरह है। यदि कोई बच्चा वांछित दक्षता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वो अतिरिक्त समय देकर जिस दक्षता में बच्चों को कठिनाई आ रही है और उस दक्षता को पूरी करने में बच्चे की मदद करे। ये आकलन पत्र आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमें भरना है। तो पहले बच्चों के रोल नंबर लिखे हुए हैं, दूसरे में बच्चे का नाम लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे संख्या पूर्व, उसके नीचे 1 लिखा है, यानी जो आकलन टूल आपने देखा था उसमें जो पहला सवाल है अगर बच्चा उसे कर पा रहा है तो यहाँ पर टिक लग जाएगा। अगर जैसे गिनती 1 से 50, इसके लिए 2 सवाल उसमें दिए गए हैं, दूसरा और तीसरा, जो दोनों सवाल कर लेगा तो टिक लगेगा। ऐसे संख्या पैटर्न, तो संख्या पैटर्न के लिए हमें क्या देखना होगा, बच्चा चौथा सवाल कर पा रहा है, सही किया है नहीं किया है, सही किया है तो यहाँ पे सही का टिक लग जाएगा। अब समूहीकरण की अवधारणा के लिए सवाल नंबर 5 का होना सही होना जरूरी है। इसी तरह इस स्तर 2 में भी आप देख रहे होंगे संख्या ज्ञान, तो सवाल नंबर 6 का होना जरूरी है। तो आपको टूल में जब हम भर रहे होंगे तो भरने की सुविधा के लिए शिक्षक को नंबरिंग कर दी गई यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 अंकीय संख्या गुणा को आपको भरना है तो इसके लिए सवाल नंबर 10 जो टूल में होगा वो बच्चा सही कर रहा होगा तो यहाँ पे टिक आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों को ग्रेड A और B देनी है, जो मैं कह रहा टिक कर देंगे तो A या B लिखना है। तो अगर A का मतलब क्या है, बच्चे ने दक्षता प्राप्त कर ली है, B का मतलब है बच्चे ने भी दक्षता प्राप्त नहीं की है। बच्चे जब हमने बातचीत शुरू की थी तो हमने देखा 3 स्तर और उनमें किन दक्षताओं को लिया गया है। अब हम थोड़ी उनकी उप दक्षताओं पर बात कर लेते हैं। जैसे स्तर 1 में संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न 50 तक, समूहीकरण की अवधारणा, इन 4 दक्षताओं को रखा गया है। संख्या पूर्व के ज्ञान में दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जो बच्चे इस संख्या सीखने से पहले अपने घर में परिवेश में कर रहे होते हैं उनको रखा गया है। एक संगति, जो गिनती सीखने के लिए, गिनती सिखाने से काम शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षता है, क्योंकि जब बच्चे गिनती कर रहे होते हैं तो ये एक संगति का बहुत ज़्यादा उपयोग करना होता है। जो बच्चे संख्या का नाम बोल रहे हैं तो उतनी ही मात्रा के वो छुएं, उतनी ही मात्रा को वो अपने जैसे सब बच्चे 2 बोल रहे हैं तो वो 2 को छू रहे हो, 3 बोल रहे हैं तो वो 3 को छू रहे हो। पैटर्न की पहचान, बच्चे अपने आसपास परिवेश में पैटर्न को पहचान पाएँ। समूह बनाना, आसपास के चीज़ों में उनके गुण के आधार पर वर्गीकरण कर पाएँ, जैसे लकड़ियाँ अलग करना, लोहे की चीज़ें अलग करना, बहुत सारे खिलौनों में गोल चीज़ें अलग करना, चौकोर चीज़ें अलग करना, इस तरह के समूह बना सकें। गिनती 1 से 50, वस्तुओं को गिनना, बच्चे संख्या नाम, संख्या की मात्रा और संख्या के प्रतीक के साथ जो ये संख्या का त्रिकोण होता है उसके आधार पर वस्तुओं गिनने की शुरुआत करें। एक विनय के संदर्भ में शून्य की अवधारणा को समझें। जिस तरह से हम 5 चीज़ें, फिर 4 चीज़ें, फिर 3 चीज़ें, फिर 2 चीज़ें धीरे कम करते हुए जाते हैं, फिर एक भी चीज़ नहीं रहती है तो उसको शून्य बोलते हैं। फिर उसके बाद वस्तुओं को ठोस वस्तुओं के साथ 10 से 20 तक,
फिर ठोस वस्तुओं के साथ 21 से 20 तक संख्या की मात्रा, संख्या के नाम और संख्या के चित्र की पहचान, उसके प्रतीक की पहचान करते हुए आगे बढ़ना है। संख्या पैटर्न जो गिनती में काफ़ी आ रहा होता है, पर उसको अलग से हाईलाइट भी किया गया है, क्योंकि जैसे इस तरह के सवाल की दक्षता बच्चों में आ जाए कि बच्चे अगर हम इस फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, एक के बाद 2 छोड़ा, 3 के बाद गैप किया, 5 लिख दिया, तो बच्चे उस पैटर्न को पहचान पाएँ और गिनती पूरी कर पाएँ। बच्चे सीधी गिनती में तो सहज होते हैं, बच्चे उल्टी गिनती करने की मौके दें। ऐसा करने से बच्चे गिनतियों में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चे जोड़, घटा या आगामी आने वाली दक्षताओं में लिए आसानी सरलता से सीखने को बद्ध होते हैं। संख्याओं के आपस में संबंध, मतलब दो संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, या दोनों संख्या बराबर है, इस तरह बच्चे बता पाएँ, या दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 4 और 6 के, इस तरह के सवाल बच्चे बता पाएँ। समूहकरण की अवधारणा, तो समूहकरण की अवधारणा जैसे कि अभी हम संख्या पूर्व ज्ञान में भी समूह बना रहे थे, पर यहाँ पर देने का में हम जो हमारा बेस 10 है, दशमलव प्रणाली जो हम सारी संख्या पद्धति हमारी का काम करती है, उस ओर ले जाना है। तो यहाँ पे हम 10 के बंडलिंग करना, स्थानीय मान के रूप में गिनतियों को देखना, जैसे 12 को 2 इकाई और 1 दहाई के रूप में देखना। अभी 50 तक की संख्याओं के लिए हमने इस तरह में रखा है। स्तर 2 की अगर बात करें तो इसका हमने नाम दिया है बुनियादी संक्रियाएं, जोड़ व घटाव। तो संख्या ज्ञान को भी इसमें थोड़ा सा आगे हमने बढ़ाया है। जैसे अभी पहले 50 तक हुआ था, यहाँ 51 से 99 तक संख्या। तो हम फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो संख्या त्रिकोण है, संख्या की मात्रा, संख्या का नाम और संख्या का प्रतीक, तीनों के साथ हमें ठोस वस्तुओं से बच्चों के साथ कार्य करना है। उसके बाद 100 की अवधारणा 10 के आधार मानकर बच्चे इकाई, दहाई व सैकड़ा की समझ के साथ इसको समझ पाएँ और संख्याओं को इकाई व दहाई में लिख पाएँ। 99 तक की संख्याओं को, जैसे सब उदाहरण के लिए 23 में बच्चे पहचान पाएंगे 3 इकाइयाँ हैं और 2 यानी 2 दहाई। संख्या पैटर्न को जगह दी गई है, तो जिसे पिछले मैंने इस तरह एक में आपको बताया, उसी तरह से बच्चे संख्याओं में गिनती 2 की, 3 की, 2 की, 3 की, 5 की गैप करके, स्किप करके गिनती पता पाएँ, पैटर्न पकड़ पाएँ और उन्हें भर पाएँ। संख्याओं के बीच में संबंध छोटा बड़ा, तो आप यहाँ देख रहे होंगे वहाँ पे हमने इस तरह एक में केवल छोटा बड़ा बात की थी और बराबर की। यहाँ पे हम उनके सिंबल्स, प्रतीक की बात भी कर रहे हैं। तो वहाँ हम बिना प्रतीक के ही छोटा बड़ा भाषा में बात कर रहे थे, तो यहाँ वो प्रतीक को भी समझें जब वो स्तर 2 में आ गए हैं। जोड़ घटाव में बच्चे जोड़ घटाव के आपस में संबंध को देखें। जैसे 5 बराबर 2 + 3 होता है, यानी 5, 2 और 3 का जोड़ भी होता है, और 3, 5 में से 2 जिनको घटाएंगे तो मिल रहा होगा। तो इस तरह के आपस में इनके संबंध को भी देखें। दैनिक जीवन में कैसे किन संदर्भों में हम जोड़ और घटाव के कार्य का हमें उपयोग पड़ रहा होता है। 2 अंकों की जोड़ पहले बिना हासिल की, जहाँ पुनर्समूहन शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब है कि जहाँ हासिल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। फिर 2 अंकों की जोड़ हासिल के साथ, फिर 2 अंकों की घटा बिना पुनर्समूहन मतलब बिना हासिल के, फिर 2 अंकों की घटा पुनर्समूहन के साथ। तो हासिल शब्द जब हम लेते हैं, उधार लेना, हासिल लेना, तो इस शब्द में थोड़ी सी परेशानी ये आ जाती है कि गणित ऐसा कैसा उधार है जो गणित में वापस नहीं करना होता। एक्चुअल में वास्तव में हम गणित में 10 का समूह बना रहे होते हैं या फिर 10 का समूह खोल रहे होते हैं। तो इसलिए समूहन, पुनर्समूहन, बिना पुनर्समूहन जैसे शब्दों को सायास जानबूझकर यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जोड़ शून्य के साथ जोड़ घटाव बच्चों के साथ कार्य करना है। जोड़ घटा के मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण का मतलब, अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास 2 कंचे हैं और मेरे दोस्त के पास 4 कंचे हैं, तो बच्चे उसको 2 + 4 और हमारे पास कुल कितने कंचे हैं, तो बच्चे बता पाएँ कि 2 + 4 6 कंचे हैं, इस तरह लिख पाएँ। या 2 + 4 = 6 लिखा है तो उसको संदर्भ से जोड़ पाएँ कि कोई 2 संतरे हैं और 4 संतरे हैं, कुल मिलाकर 6 संतरे हो गए हैं। यानी बच्चे गणितीय प्रतीकों को भाषा में बोल पाएँ, भाषा में लिखे हुए गणितीय प्रतीकों में निरूपण कर पाएँ। अगला जो दक्षता है 1 अंक की संख्या की गुणा, तो बच्चे 1 अंक की संख्या के 1 अंक से गुणा कर पाएँ। उसका यहाँ स्तर 3 में देखते हैं, तो इसमें हम अग्रिम संक्रियाएं बोल रहे हैं। इसमें जोड़ घटाव को तो आगे हम पीछे से ले ही रहे हैं, पर गुणा भाग पर ज़्यादा फोकस किया गया है। आप देखें संख्या हम 3 अंकों तक की संख्या को ले लिया गया है। स्थानीय मान विषायित रूप में बच्चे संख्या लिख पाएँ, मतलब बच्चे 345 है तो 5 इकाइयाँ हैं, 4 उसमें दहाई हैं, 3 सैकड़ा है। इस तरह बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा को पहचान पाएँ। 3 अंकों की जोड़ बिना हासिल के, 3 और हासिल के साथ, 3 घटा हासिल के और बिना हासिल के, और जोड़ मानसिक निरूपण मतलब अगर अंकों में, प्रतीकों में से कुछ लिखा हुआ है तो उसको वो भाषा में व्यक्त कर पाएँ, और भाषा में लिखा हुआ है तो वो अंकों में लिख पाएँ। आप इसको वार्तिक प्रश्न, ये वार्तिक प्रश्न जो हम व्यवहारिक प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, वो यहाँ पे हम कराने का प्रयास है कि उस ओर इशारा है।
2 अंक के संख्या की गुणा पे भाग। तो इसमें शून्य पे 1 के साथ गुणा से शुरुआत कर रहे होंगे। 2 अंक की संख्या होगी 2 अंक के साथ गुणा। 10 पे 10 के गुणज से गुणा। वस्तुओं के समान समूह में बांटना, भाग की अवधारणा को समझना। भाग के प्रतीक, बच्चे जब भाग के सवाल में भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, इससे परिचित हो जाएं। एकल चरण की प्रक्रिया को समझें। उसके बाद फिर 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग, बिना शेषफल भाग, इस बात पे ध्यान दें। स्तर 3 में रखा गया है। आशा है कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आपको समत कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायक होगी। आप सभी को अग्रिम